है ना, सदका फितर के मसला समझ लें। सदका फितर किस पर वाजिब होता है, कब वाजिब होता है, कितना वाजिब होता है और किसको दे सकते हैं और किस किस की तरफ से वाजिब होता है। ये टोटल 5 सवाल हो गए। तो सदका फितर मालदारों पे वाजिब होता है। मालदार किसे कहते हैं? एक मालदार वो है जिस पर ज़कात वाजिब होती है, वो जरा ज्यादा मालदार होता है। एक वो है जो मुतवस्सित दर्जे का मालदार है और एक वो है जो गरीब है। तो 3 हिस्से किए शरीयत ने इंसानों के, एक मालदार, एक मुतवस्सित बिटवीन के लोग जो होते हैं, और एक क्या, गरीब। मालदारों पे सिर्फ ज़कात वाजिब है, सॉरी, मालदारों पे ज़कात भी वाजिब है, सदक़ा फितर भी वाजिब है, कुर्बानी भी वाजिब है। मुतवस्सित तबके पर ज़कात वाजिब नहीं है लेकिन कुर्बानी भी वाजिब है, सदक़ा फितर भी वाजिब है। और गरीब तबके पे ना तो कुर्बानी वाजिब है, ना सदक़ा फितर वाजिब है, ना ज़कात वाजिब है। समझ में आ गया? अभी मैं तीनों की अलग अलग डेफिनेशन करूंगा कि मालदार किसे कहते हैं, मुतवस्सित की क्या अलामत है और गरीब की क्या अलामत है। याद कर लें, 3 तबके हो गए। आसान है ना, 3 ही होते हैं। कुछ लोग मालदार होते हैं, कुछ बीच के होते हैं, ना गरीब है ना मालदार है, वो वाले बीच के नहीं, और कुछ गरीब होते हैं। मालदार पे तीनों इबादतें वाजिब हैं। सदक़ा फितर भी 3 माली इबादतें हैं ना इस्लाम में, आम तौर पे जो हर एक और होती हैं, सदक़ा फितर, ज़कात और कुर्बानी। बाकी हज का एक अलग उसूल है बिल्कुल, उसमें दरख्वास्तें जब जा रही हो तो उस वक्त ऐसा हो। मैं भी हज को नहीं ला रहा बीच में। आम तौर पे जो 3 इबादतें जो हर साल आ रही होती हैं, ज़कात, सदक़ा फितर और कुर्बानी, तो ये तीनों किस पर वाजिब हैं? मालदारों पे। दूसरा तबका है मुतवस्सित का, दरमियाना तबका। दरमियाना तबका, इस पर ज़कात तो वाजिब नहीं है लेकिन सदक़ा फितर भी वाजिब है और कुर्बानी भी वाजिब है। और एक तबका होता है गरीबों का, उस पे ना सदक़ा फितर वाजिब है, ना ज़कात वाजिब है, ना कुर्बानी वाजिब है, बल्कि वो सदक़ा फितर ले भी सकता है, ज़कात भी ले सकता है। दरमियाना जो तबका है उस पे ज़कात वाजिब तो नहीं है लेकिन वो ले भी नहीं सकता ज़कात, क्योंकि ज़कात सिर्फ गरीब ले सकता है। समझ रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा तो क्या फायदा यार, दोबारा याद कर लो। ये माल अभी बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ एकदम। आप पीएचडी कर लेंगे क्या? पहले 8वीं पास करता है, फिर मैट्रिक में आता है इंसान। तो मालदारों पे ज़कात वाजिब देंगे, मालदार उल्टा देगा ज़कात, सदक़ा फितर भी देगा और कुर्बानी भी करेगा। दरमियाना तबका ज़कात ना देगा ना लेगा, क्योंकि गरीबों का हक है, मुतवस्सित लोगों का हक नहीं है ज़कात। और सदक़ा फितर देगा, क्योंकि सदक़ा फितर और कुर्बानी के लिए मालदार होना जरूरी नहीं है, बस इतना काफी है कि गरीब ना हो, इतना काफी है कि गरीब ना हो। और तीसरा तबका है गरीबों का, तो जो गरीब हैं वो ज़कात ले सकते हैं, सदक़ा फितर भी ले सकते हैं। बाकी कुर्बानी तो कोई भी गोश्त खा सकता है, मालदार भी गरीब भी। अब मालदार की क्या डेफिनेशन है भाई? मालदार कहते हैं जिस पे ज़कात वाजिब हो तो वो 4 चीजें देखी जाती हैं। नंबर 1, गोल्ड कितना है आपके पास। नंबर 2, सिल्वर यानी चांदी। नंबर 3, कैश अमाउंट यानी पैसे, चाहे वो डॉलर की शक्ल में हो, यूरो की शक्ल में हो, पाकिस्तानी करेंसी वैसे किसी के पास हो तो उसको ज़कात देने को दिल चाह रहा होता है। लेकिन खैर, सऊदी अरब ने पाकिस्तानी करेंसी लेना ही छोड़ दी है। पहले हम जाते थे ना, करेंसी दो रियाल लो, अब वो कहना डॉलर देगा तो रियाल मिलेगा। करेंसी को बैठ के को इतनी अल्लाह माफ फरमाए हमारी करेंसी डी वैल्यू हो गई है। अच्छा खैर, तो अच्छा सऊदी अरब वालों के लिए ज़कात की अलग ही निसाब है। वो कहते हैं जो पाकिस्तान से आए दे दो बस उसको आंख बंद कर। उनकी फिक़ह की किताबों में ना मसला ही चेंज कर दिया उन्होंने, और पाकिस्तानी होना काफी है। एक अरब ने ऐसे ही किया, एक ज़कात दे रहा था किसी पाकिस्तानी को, तो उसने कहा भाई मैं मालदार आदमी हूँ यार, मुझे क्यों दे रहे हो ज़कात? तो उसने कहा नहीं लो। उसने कहा मैं फैक्ट्रियों का मालिक हूँ यार, मैं क्यों दे रहा हूँ? उसने कहा कुल्लु पाकिस्तानी मिस्कीन, तो पाकिस्तानी है तो तू ज़कात का मुस्तहिक। एक फिक़ह ये भी है। खैर, तो मालदार की डेफिनेशन क्या है भाई? सोना, चांदी, कैश अमाउंट जो नकदी होती है, और चौथी चीज है माले तिजारत। तिजारती माल उस माल को कहते हैं जो आपने बेचने की नीयत से खरीदा हो और ताहाल बेचने की नीयत बाकी हो। आपने प्लॉट खरीदा, खरीदते वक्त कंफ्यूज थे कि बेचूंगा या इस पे घर बनाऊंगा, बाद में फैसला करेंगे, वो प्लॉट माले तिजारत में शामिल नहीं है, उस पे ज़कात वाजिब नहीं है। समझते हो? आपने गाड़ी खरीदी, यार इस्तेमाल करते हैं, पुरानी हो जाएगी तो क्या करेंगे? बेच देंगे। नीयत असल में इस्तेमाल की है, पुरानी चीजें, बीवी के अलावा हर पुरानी चीज इंसान
निकाल देता है। बेगम जितनी भी पुरानी हो तो आप भी उसी हिसाब से पुराने हो जाते हो। आप कहते हो अब मैं इसको निकालूंगा तो मुझे मिलेगी तो कोई पुरानी ही मिलेगी ना, क्या ख्याल है? तो अब वो पुरानी वाली ठीक है। तो हर वो चीज जो बेचने की नीयत से खरीदी हो और ताहाल बेचने की नीयत बाकी हो, उसको कहते हैं तिजारती माल। खरीदी बेचने की नीयत से, लेकिन जब ज़कात की तारीख आई तो उससे पहले आपकी नीयत बदल गई। यार मैंने खरीदी तो इसलिए थी कि बेचूंगा, लेकिन यार ये प्लॉट बेचने का है नहीं, ये रखो बच्चों के काम आएगा, मरने के बाद किसके काम आएगा? बच्चों के काम। ये रखो यार, बाद में इस पे मुर्गियां पालेंगे, बकरियां पालेंगे, इस पे कुछ भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब नीयत ही, मगर अब क्या हो गई है? चेंज। बाद में दोबारा बेचने की नीयत बन भी गई तो ये ज़कात में शामिल नहीं होगा, इसलिए कि वो नीयत आहाल बाकी नहीं है। बीच में नीयत क्या हो गई थी? खत्म। अब अगर दोबारा बेचने की नीयत बन भी गई तो भी ज़कात नहीं है। तो ज़कात के लिए जरूरी है वो माल खरीदते हुए नीयत थी बेचने की और कंटिन्यू वो नीयत अब तक बाकी है। जैसे दुकान में जो माल खरीदा होता है, पड़ा हुआ होता है, सारा दुकानदार ने बेचने के लिए ही खरीदा है, तो सारे माल पे क्या है? ज़कात वाजिब है। जिन लोगों का प्लॉटों का बिजनेस है, प्लॉट खरीदा, नीयत यही होती है बेच देंगे कल, उन पे प्लॉटों पे ज़कात बोलो वाजिब है। तो चौथी चीज हो गई माले तिजारत। तो जिसके पास ये चार चीजें या चारों का मजमुआ या चारों में से तीन का मजमुआ या दो का मजमुआ या कोई एक चीज इतनी वैल्यू हो उसकी कि वो 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर हो जाए। आजकल 52.5 तोला चांदी का क्या रेट है? 1,29,30,39 कुछ ऐसे चल रहा है, 1,32 तक हो गया पाकिस्तानी करेंसी में। 1,32 52.5 तोला चांदी, गूगल पे लिखेंगे फौरन रेट आ जाएगा। रोजाना रेट चेंज होता है। तो जिसके पास कैश अमाउंट इतना हो, जिसके पास सोना हो, आजकल सोना 7.5 तोले पर नहीं है क्योंकि सोना बहुत महंगा हो गया है। सोने के साथ 1 रुपए भी अगर आपके पास है तो फिर सोने का निसाब नहीं देखा जाता बल्कि चांदी की कीमत देखी जाती है। 7.5 तोले पर ज़कात उस सूरत में होती है कि आपके पास सोने के अलावा एक टेडी पाई भी ना हो, 1 रुपया भी ना हो, फिर सोने का निसाब है। वरना सोने के साथ आजकल कुछ ना कुछ पैसे होते हैं लोगों के पास, तो सोना के फिर निसाब नहीं होता, फिर चांदी का निसाब होता है। चांदी 52.5 तोला चांदी 1,32,000 ऊपर नीचे रेट होते हैं। तो 1,32,000 के बराबर किसी के पास सोना हो या चांदी हो या तिजारती माल पड़ा हुआ हो या कैश अमाउंट हो, तो ये देखेगा इसमें से कर्जे माइनस कर देगा सारे। क्या कर देगा? बोलो, कर्ज। मिसाल के तौर पर आपके पास 1 तोला सोना है, वो 1 तोला ही आजकल 2 लाख के बराबर है, या आधा तोला सोना है तकरीबन 1 लाख, ये हो गया। और अल्लाह भला करे आपने कोई चीज खरीदी बेचने के लिए, मुर्गा खरीदा, चूजा खरीदा कि जरा मुर्गा बन जाएगा तो क्या करूंगा? इसको बेचूंगा, तो इसको भी शामिल करोगे। कीमत मिलाई 8-10 हज़ार का मुर्गा हो गया, और इस तरह की मिला मुलू के 1,32,000 तक मामला क्या हो रहा है? पहुंच रहा है। जिस दिन आपके पास इतने पैसे हो गए तो अब आपने देखना है मेरे ऊपर कर्जे क्या क्या हैं। जो कर्जे आपके ऊपर, जो लोगों से कर्जे लिए हुए हैं, वो सारे इसमें से माइनस करो, चाहे उनके देने का टाइम आया है या टाइम नहीं आया। मिसाल के तौर पर वसीम भाई से आपने 1 करोड़ रुपए लिए थे, बोला था अगले साल दूंगा। तो कर्जा जब हम किसी से लेते हैं ना, तो हम जो वादा करते हैं ना 1 साल के बाद दूंगा, शरअन सामने वाले को यह हक है कि अगले ही दिन आ जाए वो मांगने के लिए। समझते हो? कर्जे की मियाद शरीयत में मुतय्यन नहीं होती। देखो कर्जे की 2 किस्में हैं, एक होता है दैन और एक होता है कर्ज। कर्ज कहते हैं आपने वसीम से ले लिए, सतार भाई से ले लिए, यार मेरी शादी होने वाली है, 1 करोड़ रुपए चाहिए, 50 लाख चाहिए, 1 लाख चाहिए, इट इज कॉल्ड कर्ज। ये किसी चीज के बदले में नहीं लिया जा रहा, समझते हो ना? इसको क्या कहते हैं? कर्ज। और एक होती है दैन, एक होता है दैन। दैन का मतलब है आपने गाड़ी बेची किस्तों पे, पेमेंट का टाइम क्या है? 1 साल के बाद है। तो ये जो कर्ज आपके ऊपर आया है या सामने वाले पे आया है, ये गाड़ी के बदले में आया है। समझ रहे हैं भाई? नहीं आ रहा समझ में? आसान है ना। कर्जे की 2 किस्में होती हैं, दोनों का हुक्म अलग अलग है। एक कर्जा वो होता है जो किसी से कारोबारी कर्जे जिसे कहते हैं हम। कौन से कर्जे? आपने प्लॉट खरीदा 1 करोड़ का, बोला पेमेंट अगले साल दूंगा मैं, या किस्तों में। कब दूंगा मैं? किस्तों में दूंगा। या 10 साल की किस्तों पे प्लॉट ले लिया, जैसे कि लोग ले रहे हैं 20 साल की किस्तों पे प्लॉट ले रहे हैं लोग, ये भी आपके ऊपर कर्जा है। और एक कर्जा वो होता है जो किसी चीज के बेचने खरीदने के बदले में नहीं आया, वैसे यार मेरा फला काम है, तू मुझे इतने पैसे दे दे। तो जब आपने किसी से कोई डीलिंग किए बगैर कोई चीज खरीदे या बेचे बगैर कर्जा लिया है,
तो वो कर्जा 1 साल बाद के लिए देना हो, आपने 2 साल बाद देना हो, लेकिन जिससे कर्जा लिया है शरीयत में उसको हर वक्त हक हासिल है कि वो आज ही आपसे मुतालबा कर ले। लिहाजा वो तमाम कर्जे ज़कात के निसाब से माइनस किए जाएंगे, मिन्हा किए जाएंगे। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये तो इसने अभी देना ही नहीं है, इसमें तो 1 साल का टाइम मिला हुआ है इसको, समझ रहे हो, वो फिर भी देने हैं आपने। वो कल आ जाए, जैसे मैंने आपको 1 करोड़ रुपए अल्लाह के फजल से फर्ज करो दे दिए, और मैंने कहा 1 साल के बाद मैं आपसे लूंगा, जा मौज कर, 4 शादियां कर इसमें। तो कल मुझे ख्याल आया कि पहले अपनी तो कर लो, ये अपना नहीं आया, दूसरे का आ गया, मैंने कहा भाई मेरे पैसे वापस कर। तो शरन आप ये नहीं कह सकते कि आपने चूंकि 1 साल के बाद का टाइम लिया था लिहाजा मैं पाबंद नहीं हूँ, आप पाबंद है। क्योंकि ये ताजील जो है ना, ये कलदम है, ये अखलाकी पाबंदी तो है कि 1 साल से पहले ना मांगू, लेकिन जिसने कर्जा दिया है शरीयत में हर वक्त उसको ये हक हासिल है कि वो जब चाहे अपनी रकम का मुतालबा कर सकता। जैसे मैंने अपनी बाइक दे दी किसी को कि यार 1 साल तक तू चला, अगले दिन मुझे ख्याल आया नहीं भाई मैं इसकी वाट लगा दे, बाइक ला दे, तो आपको हक हासिल है, भाई मेरी बाइक है, जब चाहूँ मैं ले लूँ वापस। तो ऐसे ही मेरे पैसे हैं, जब चाहूँ वापस ले लूँ। मैंने कहा था 1 साल से पहले नहीं लूंगा, तो अखलाकी तौर पर तो कहा जाएगा यार तूने 1 साल का टाइम दिया था, तू कर क्या रहा है। लेकिन शरन आप पाबंद होंगे, जब वो मांग रहे हैं तो दें, समझते हो। जबकि देन में ऐसा नहीं है, मैंने गाड़ी बेची, प्लॉट बेचा, आपको 5 साल की किस्तों पे, पहली किस्त 1 महीने बाद शुरू होगी, 1 करोड़ आप पर लाजिम हो गए, मैंने प्लॉट आपके हवाले कर दिया, अब मैं अगले दिन आ गया, अभी दे सारे पैसे मुझे अभी चाहिए, तो आप ये कह सकते हो भाई आपसे मुआहदा क्या हुआ है, हर महीने की पहली तारीख को पहली किस्त आएगी। तो शरअन भी आप देने पर पाबंद नहीं हो, अखलाकी तौर पे भी पाबंद नहीं हो। अब समझो कि ज़कात का निसाब आपके पास 1 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, वसीम से कर्जा आपने लिया हुआ है 1 करोड़, टाइम लिया हुआ है कि मैं 1 साल के बाद वापस करूंगा, लेकिन इस कर्जे को आप इस 1 करोड़ से माइनस करो। 1 करोड़ आपके पास है, कर्जा भी 1 करोड़ है, 1 करोड़ को 1 करोड़ से प्लस माइनस किया, जवाब क्या आया 0। तो शरीयत कहेगी आप 0 रुपये के मालिक हैं, लेकिन आपने प्लॉट खरीदा हुआ है 1 करोड़ का, आपके पास बैंक में 1 करोड़ रुपए हैं, या सोना है चांदी मिला के 1 करोड़ की मालियत, और प्लॉट का कर्जा भी आप पे कितना चढ़ा हुआ है 1 करोड़, लेकिन वो है 20 साल की किस्तें। अब क्या होगा समझो, तो जो किस्तें 1 साल के अंदर अंदर अदा करनी है उनको आप माइनस करोगे, 1 साल के बाद वाली इस निसाब से माइनस नहीं करोगे। 1 साल का मतलब क्या है, जो ज़कात की तारीख है ना, जिस दिन ज़कात निकालनी है आपने, वाजिब हो रही है ज़कात जिस दिन, उसके बाद से अगले साल तक इसी तारीख तक जो किस्तें आपने देनी है वो माइनस कर लेंगे। मिसाल के तौर पर 1 साल में उसने कहा था कि भाई 20 लाख रुपए तक आपने देने हैं, बाकी आपके पास मजीद टाइम है 9 साल का, तो आपने इस 1 करोड़ से माइनस कितने करने हैं, 1 करोड़ नहीं बल्कि 20 लाख, तो 80 लाख में आपको ज़कात देनी। समझता है कि नहीं समझता। इसी तरह जो गैस बिजली आप यूज कर चुके हो, जिसका बिल अभी आना है, वो भी आपके ऊपर दैन है, जिसकी अदायगी का वक्त आ चुका है। अगरचे बिल अभी आया नहीं है, लेकिन उस महीने आपने बिजली यूज कर ली है, बिल अभी आएगा, वो आपके जिम्मे दैन बन गया है, तो वो भी आपने ज़कात के निसाब से क्या करना है, माइनस। गैस बिजली का बिल भी माइनस करना है आपने, समझते हो। राशन वाले से सौदा उठाया था, बिल बन चुका है, अभी आपने पैसे दिए नहीं है, लेकिन सौदा ले चुके हो, तो वो दैन आप पर वाजिब हो चुका है, लिहाजा उसको भी आप क्या करोगे, माइनस। ऐसा नहीं कि अगले महीने का राशन भी माइनस करो, क्योंकि अगले महीने भी मैंने खाना है ना, वो माइनस नहीं होगा। बच्चों की अगले महीने की फीसें माइनस नहीं होंगी, इस महीने बच्चे स्कूल गए हैं, लिहाजा इस महीने की फीस आप पर लाजिम हो गई है, अगरचे दी नहीं है, लेकिन वो ज़कात के हिसाब से क्या करोगे, माइनस। तो जो दैन जिसकी अदायगी का वक्त आ चुका है वो भी माइनस करोगे, हर तरह के कर्जे वो भी माइनस करोगे, और किस्तों पे कोई काम कोई चीज अगर खरीदी है तो 1 साल का कर्जा माइनस करोगे, उसके बाद वाला माइनस नहीं करोगे। बेगम का मेहर वो माइनस किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। आपकी जब शादी हुई थी आपने 1 करोड़ मेहर रख लिया, अब आप कह रहे हो कि यार मेरे पास 1 करोड़ है, लेकिन मेरे पास मेहर भी तो मेरे ऊपर 1 करोड़ वाजिब है ना, तो मैं वो माइनस करूंगा, और 10 साल से वो माइनस कर रहा है। तो खूब समझ लो, मेहर में हुक्म ये है कि अगर बीवी मुतालबा कर रही है और आपका देने का इरादा पक्का बन चुका है कि जैसे ही पैसे इकट्ठे होते हैं इसका मैं मेहर दे दूं, तो फिर तो आपको वो मेहर माइनस करना है, अदरवाइज आपको मेहर की रकम उस देन से माइनस, उस निसाब से माइनस नहीं करनी है। बीवी मुतालबा भी नहीं कर रही तो भी माइनस नहीं करनी, समझते हो। तो मेहर ऐसा होता है जो मुअज्जल होता है ना, अदायगी का वक्त आ गया है, लेकिन बेगम कह रही है कि चलो छोड़ो, और आपका भी इरादा है कि फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, अभी कोई ना मांग रही है ना मैंने देना है, तो फिर उसको माइनस नहीं किया जाएगा। हाँ, वो मेहर जिसकी अदायगी का टाइम
आ गया है, और यानी अदायगी का टाइम जब भी आता है जब बेगम मुतालबा करती है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। अब मैं जल्दी से बात को समेटता हूँ, मुझे लग रहा है आप लोग थक गए हैं, बोर हो रहे हैं। तो यही मैं अगर अभी कोई तरीका बता रहा होता है ना, वो एप्लीकेशन से पैसा कमाने का, फिर देखो ऐसा लग रहा होता है जैसे सब गुटखा खा के बैठे हुए हैं। अभी बता रहा हूँ, पहले ये मुकम्मल कर लूँ, कोर्स मुकम्मल हो जाए, फिर सवालात का सेशन आखिर में। तो जो 4 चीजें जिसके पास होंगी, सोना, चांदी, नकदी, माले तिजारत, ये 4 चीजें जिसके पास होंगी और इतनी वैल्यू को पहुंच जाए कि 52.5 तोले चांदी के बराबर, और उससे कर्जे भी माइनस कर लिया, कर्जे भी माइनस करके 52.5 तोला चांदी के बराबर जब पहुंच जाएंगे ना, जिस दिन पहुंचेंगी ज़कात लाजिम नहीं होगी, वो तारीख आप और नोट करना लाजिम हो जाएगा। इसको खूब समझें। जिंदगी में पहली मर्तबा जिस इस्लामी तारीख को आपके पास इतने पैसे आए कि कर्जे लोन माइनस करके भी आप 52.5 तोला चांदी यानी आज की तारीख में 1,32,000 के मालिक बन गए थे, तो आप पर लाजिम था कि वो इस्लामी तारीख आप अपनी डायरी में नोट कर लेते कि 5 मुहर्रम या 10 रबीउल अव्वल या 3 सफर को मैं इतना मालदार बनाऊं। अब क्या होगा? अब आपने क्या करना है, तारीख नोट हो गई भाई, मैं 3 सफर को मेरे पास इतना पैसा आया। अब अगले साल 3 सफर को आपने नोट करना है, 3 सफर ही को, ना 2 को ना 4 को, 3 सफर को अगले साल देखना है कि मेरे पास है क्या। लॉकर में देखो गोल्ड कितना रखा हुआ है, सिल्वर कितनी है, पैसे देखो बटवे में कितने पड़े हुए हैं, बैंक में कितने पड़े हुए हैं, कितने लोगों से लेने हैं, जो लेने हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, जो देने हैं वो माइनस होंगे, जो लेने हैं और जिनके मिलने की उम्मीद भी है, कुछ ऐसे लेने होते हैं जो आखिरत में मिलेंगे, दुनिया में नहीं मिलते, वो उम्मीद भी है कि वो दे देगा, बंदा नाइस पर्सन है, अच्छा आदमी है, दे देगा, तो वो सब शामिल करके आपने देखा यार 52.5 तोला के बराबर हिसाब पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, पहुंच रहा है तो ज़कात वाजिब है, नहीं पहुंच रहा तो इस साल की ज़कात खत्म, इस साल आपकी ज़कात वाजिब नहीं है। समझते हो? तो ये रमजान ज़कात का महीना नहीं है, हर आदमी की ज़कात दूसरे से मुख्तलिफ। हाँ ये जरूर है कि 3 सफर को आप मालदार बने थे, अगली 3 सफर को आपने जब हिसाब व किताब लगाया, हिसाब व किताब 3 सफर ही को लगाना पड़ेगा, अगर 3 सफर को आप मालदार बने तो लगा के आपने कैलकुलेशन की, इतने पैसे बैंक में, इतने लॉकर में, इतने वसीम को दिए हुए, इतने गफ्फार को दिए हुए, इतने चमोनी आपा को दिए हुए, तो ये सारे कैलकुलेशन करके आपने कहा कि यार आज की तारीख में मैं मालिक हूं फॉर एग्जांपल 40 लाख रुपए का। तो आपने क्या किया, यानी 40 लाख की मालियत का, सोना भी इतनी मालियत का है आज के रेट के हिसाब से वगैरह, तो 40 लाख को आपने फौरन डिवाइड कर देना है 40, जो भी अमाउंट है उसको किससे डिवाइड करना है, 40 से। जो जवाब आए तो 40 लाख में आसानी से समझाने के लिए 80 लाख को डिवाइड करेंगे 40 से तो क्या जवाब आएगा, 2 लाख। 40 लाख को डिवाइड करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 1 लाख। तो फर्ज करो 80 लाख थे आपके पास, आपने 40 से डिवाइड किया, जवाब आ गया 2 लाख। तो आप ये डायरी में नोट कर लेंगे, इस साल मुझ पर ज़कात कितनी वाजिब है, 2 लाख। एक मसला आपका हल हो गया। अब देनी कैसे, पूरा साल पड़ा है आराम से देते रहो, क्योंकि फौरन गरीब मार्केट में मिलता नहीं, जितना जल्दी हो दे दो। लेकिन अगर देर इस बेस पे हो रही है कि मुस्तहिक को तलाश करना है, तो फिर ये ताखीर जायज है, नहीं है। समझते हो? फिर इस नीयत से कि यार एकदम से नहीं, एकदम हम पकड़ा दें को गैर, पूरे बाज दफा साल में ऐसा बंदा आ जाता है, आदमी कहता है अबे यार पैसे रखे हुए होते तो आज मैं इसको दे देता। लेकिन कोशिश करो जितना जल्दी हो। अब सवाल पैदा होता है कि यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको तो याद ही नहीं कि यार हम साहिब निसाब कब बने थे। ये तो आज हमें पता चला है, क्योंकि हमारे स्कूलों में जो इस्लामियात पढ़ाई जाती है उसमें पड़ोसियों के 2-4 हुकूक के अलावा कुछ भी नहीं है। स्कूलों में जो इस्लामियात है ना उसमें ज़कात के मसाइल है, ना नमाज रोजे के मसाइल हैं, कुछ भी नहीं है उसमें। बस उसमें चंद दुआएं याद करा लेते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन्नार। कोई ढंग का निसाब ही नहीं है हमारा। तो अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो 70 साल के हो गए, वो कह रहे हैं यार हमें अब पता चला, हमें तो वो तारीख याद ही नहीं है जब हम पहली मर्तबा इतना पैसा हमारे पास आया था। तो आपने सोचना है, मैं सोचने के लिए आपको आइडिया देता हूं, उससे आपकी वो तारीख निकल आएगी। समझ रहे हो? मर्दों के पास आमतौर पे 2 तरह से पैसा आता है आमतौर पर, या तो जब अब्बा की डेथ होती है, विरासत मिलती है, उस दिन उनको विरासत के मालिक बन जाते हैं। जो गरीब लोग हैं ना, अब्बा का इंतकाल हुआ तो कैश अमाउंट वो सारा किसका हो जाता है, वारिसों का। ऐसा ही है ना? तो अब्बा की डेथ की तारीख निकालो, अंग्रेजी तारीख निकलेगी, गूगल पे डालोगे वो इस्लामी निकाल के मार्केट में ले आएगा। आपने वो तारीख क्या कर ली है, यार उस दिन मैं मालदार बना। एक और तरीका लड़कों लौंडे लपाड़ों के मालदार बनने का, पहली सैलरी जिस दिन मिली थी, बाज दफा वो इतनी ज्यादा होती है कि उससे साहिब निसाब बोलो बन जा।
मेरी जो ज़कात की तारीख है 23 रमज़ान है। मुझे कैसे याद है? मैं जामे तो रशीद में पढ़ाता हूँ, तो हमें जामे तो रशीद में रमज़ान में बोनस मिलता था, अब भी मिलता है। तो हमारी तनख्वाह तो इतनी थी नहीं कि ज़कात वाजिब हो, बल्कि उल्टा मुस्तहिक़ ज़कात है। अल्लाह का शुक्र है, ली नहीं कभी किसी से, और अल्लाह ने हमेशा खिलाया पिलाया ही है। लेकिन अक्सर मौलवी बेचारे ऐसे ही होते हैं, इस्तिग़ना अल्लाह ने बहुत दिया होता है। अभी ऐसा ना हो मुझे ज़कात ला ला के पकड़ाए छोड़ दें, हज़रत ये मेरी तरफ से बनियान खरीद लीजिएगा आप। तो खैर अल्लाह ने बहुत खिलाया पिलाया है, तो हमें बोनस मिलता था। तो मुझे याद है जो रमज़ान का बोनस मुझे पहली मिला था वो 23 रमज़ान को मिला था। 23 रमज़ान को क्या मिला था? बोनस। तो मैंने वो तारीख क्या कर ली, उसमें इतना था कि मैं साहिब निसाब बन गया था। तो मैंने वो तारीख क्या कर ली, नोट। अब मैं हर साल 23 रमज़ान को हिसाब करता हूँ बैठ के कि मेरे पास कितने पैसे हैं, कहाँ क्या पड़ा हुआ है, कौन सी चीज़ बेचने के लिए, कितने कर्जे और निकाल के जितनी आ जाती है उससे थोड़ा ज़्यादा इंसान एहतियातन थोड़ा 150 ज़्यादा डाल देना उसमें। तो ज़कात तो ऐसी मज़े की चीज़ है यार, ये तो वाजिब होनी चाहिए, सही है ना। मज़ा आता है यार, इस्लाम का एक रुकन अदा हो रहा है। आज बात तारीख भी वही है। अच्छा खैर, तो मर्दों के लिए 2 तरीके हैं, लौंडे लपाड़ों की बात कर रहा हूँ, कि पहली दफ़ा जो तनख्वाह मिली थी वो देख लो कितनी थी। अगर वो कम थी तो बढ़ती भी तो रहती है ना। एक टाइम ऐसा आया होगा कि इतनी मिल गई होगी कि आप साहिब निसाब बन गए हो। ये बैंक स्टेटमेंट निकलवाओ, तनख्वाह उसमें जमा हो रही है, तो जिस दिन आपको शक हो कि यार ये इतनी तनख्वाह हो गई है कि ये उस दिन के रेट लगेंगे, फिर वो कि उस मुझे लग रहा है कि इस तारीख को जो है ना, ये जो मेरे स्टेटमेंट निकलवाई जा सकती है बैंक की, यार ये जो ऐसा लग रहा है कि ये 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम हो गई थी, तो वो आप तारीख निकलवाएं और उस वक्त के रेट भी निकल आते हैं गूगल पे। गूगल हर चीज बता देता है, सिर्फ बीवी को काबू करने का तरीका नहीं बताता, बाकी सब चीजें गूगल के पास है। गूगल पे लिखेंगे ना, उस दिन के रेट भी आ जाएंगे कि फला तारीख को फला सन में चांदी का रेट क्या था, तो उस रेट के हिसाब से। तो खैर ये तरीके हैं जिनसे आप असल डेट तक पहुंच सकते हैं। उसके करीब करीब भी पहुंच जाओ तो वो बस अल्लाह फिर माफ करने वाला है। तो उसके करीब भी पहुंच गए ना, अंदाजे से भी फिर करीब करीब में कोई डेट 1-2 दिन आगे पीछे हो गई तो अभी इससे ज्यादा क्या मुकल्लफ नहीं। लड़कियों के लिए जो साहिब निसाब होने का दिन है वो आम तौर पर वो भी वही है, या तो बाप की या वालदा की डेथ हुई हो, विरासत के मालिक, या जिस दिन उनकी शादी होती है उनको जेवर मिलता है। तो शादी की तारीखें लड़कियों को हमेशा, लड़के भूल जाते हैं शादी की तारीख। मुझे अब तक कोई भी तारीख याद नहीं अपनी कौन सी शादी के सन में हुई। मैं हर लोगों को अलग ही साल बता रहा होता हूँ क्योंकि मुझे खुद याद नहीं होता। कोई कहता है आप उस दिन तो कह रहे थे 2001 में शादी हुई, उस दिन आप 2000 में कह रहे थे, उस दिन कह रहे 2002 में। मैंने कहा मैं शादी से मतलब है, तारीखों से मतलब नहीं, मैं क्या करना है। तो बच्चों की वो हमें उम्रें भी याद नहीं रहती। मैं इंटरव्यू में बता रहा था कि ये 10 साल का, दूसरे बोला 11 साल का, अबू 11 साल का। मैंने कहा चलो 10-11 में कोई ज्यादा फर्क नहीं। तो बड़े तो खुद ब खुद ही हो रहे हैं ना, हमें डेट ऑफ बर्थ याद हो या ना हो वो खुद ही बड़े हो जाएंगे। जब हम बता दें, जब बड़े हो जाएं तो बता देना अब्बू मैं बड़ा हो गया हूं। तो अब मसला ये है कि लड़कियों को अक्सर शादी की तारीखें याद होती हैं, तो जिस तारीख को उनकी शादी होती है आम तौर पर उस दिन उनको जेवर भी मिलता है, तोहफे भी मिलते हैं। वो तोहफों पर तो ज़कात नहीं, लेकिन कैश अमाउंट अगर उन तोहफों में मिला है और गोल्ड मिला है तो उस गोल्ड पे ज़कात लाजिम है। समझते हो कि नहीं समझते? और इस्तेमाल के जेवर पे भी ज़कात लाजिम है। तो वो तारीख लड़कियां क्या कर लें, नोट कर लें। इन अंग्रेजी तारीख तो होती है, गूगल पे सर्च करके उससे इस्लामी निकाल लें